नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल हम जान रहे हैं कि बस थोड़े ही दिन हैं, 2-3 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी। अभी 2 दिन पहले चुनाव जो आयोग था, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे तेलंगाना में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में, जो वहाँ का राज्य निर्वाचन आयोग था, उसने जो है अपने अपने आंकड़े जारी किए कि विधानसभा जो चुनाव होने वाला है उसमें कितने क्या मतदाता हैं, और उन मतदाताओं का अलग अलग उन्होंने परसेंटेज बताया। और ख़ास करके हम जो बात करने जा रहे हैं वो 18 साल से 22 साल के जो युवा मतदाता हैं, जो युवा दिल की धड़कन है, वो क्या करने वाली है। तो हम जब युवा बोलते हैं तो जिसमें जोश खरोश होता है, और जो दुष्यंत कुमार के शब्दों में अगर मैं कहूँ तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो युवा जो है वो परिवर्तन के लिए जाना जाता है, और हमारे देश में और दुनिया में जितने भी परिवर्तन हुए उसमें युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। तो हम इस विधानसभा चुनाव में देखते हैं कि युवा मन किस तरह धड़कने वाला है, वो किस तरफ झुकने वाला है, और वो क्या डिसाइडिंग होगा। अगर मैं छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव की बात करूं तो इसमें 18,60,000 ऐसे मतदाता हैं जो 18 से 22 वर्ष की आयु वर्ग में आते हैं। इन युवा मतदाताओं की सोच, इनकी कल्पना शक्ति, इनकी पसंद नापसंद छत्तीसगढ़ में आने वाले जो चुनाव के बाद उसका राजनीतिक भविष्य तय करेगी। गौरतलब है कि इस बार छत्तीसगढ़ में 7 लाख नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए। इस तरह इस बार छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में 2,03,60,240 मतदाता नई सरकार को चुनेंगे। छत्तीसगढ़ इस मायने में भी खास है क्योंकि यहाँ महिला वोटरों की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा है। अब सवाल यहाँ ये भी है कि जो महिला मतदाता ज़्यादा हैं तो अभी महिला बिल लाया गया है, पर वो बिल अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। पर एक ये बात कही गई है कि नीयत बताई गई कि हम महिलाओं को लोकसभा में और विधानसभा में 33% आरक्षण देना चाहते हैं, पर ये मामला उलझा हुआ है और 2029 में बात की जा रही है। पर बात वही है कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। बहुत सारे राजनीतिक दलों की इच्छा दिखती नहीं है, इसलिए इट बट में वो मामला उलझा हुआ है। फिर भी महिलाएं चुनाव में एक बड़ा रोल प्ले करेंगी, और यही वजह है कि हम देख रहे हैं प्रियंका गांधी हों चाहे बाकी पार्टियों की महिला नेत्री हों, बढ़ चढ़ के वो हिस्सा ले रही। और राजनीतिक दलों पर भी ये दबाव है कि वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो टिकट है वो महिला मतदाताओं को दें। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल हैं वो भी इससे प्रभावित हैं कि उनको इस बार महिला वोटरों को ध्यान में रख के महिला प्रत्याशियों को भी खड़ा करना पड़ेगा। तो ये एक मामला है। अभी सवाल ये है कि युवा जो हैं उनके क्या क्या मुद्दे हैं और वो किन किन मुद्दों को इसमें प्रभावित करेंगे, ये हमको समझना पड़ेगा। तो युवाओं के मन में अगर कोई भी युवा है और जो पहली बार वोट दे रहा है तो वो किन किन चीज़ों से प्रभावित हो रहा है। बेरोजगारी से प्रभावित है, कानून व्यवस्था से प्रभावित है, नशे की बढ़ती प्रवृत्ति से प्रभावित है, वो धर्म से प्रभावित है। तो वो कई चीज़ों से वो प्रभावित है, और वो प्रभावित होकर जब वोट देने जाएगा उसके मन में क्या है ये कोई नहीं जानता। पर हाँ, इस समय हम देखते हैं कि जो अलग अलग जो जाति भावना और धार्मिक भावना का सबसे ज़्यादा यदि कोई शिकार है तो युवा है। इसलिए हम देख रहे हैं कि जो राजनीतिक दल हैं वो युवाओं को टारगेट करके डिजिटल वार की तरफ जा रहे हैं, और डिजिटल के माध्यम से, चूंकि वो जानते हैं कि हर युवा के हाथ में मोबाइल है, वो जानते हैं कि युवा जो है सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है। तो अभी बहुत सारे मीम बन रहे हैं, बहुत सारे गाने बन रहे हैं डिजिटल तरीके से। हमने कल ही देखा कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए भूपे बनाया, तो उसके काउंटर में कांग्रेस अलग ला रही है, आप पार्टी अलग ला रही है। तो अभी जो यूथ है वो चूंकि टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा है, तो राजनीतिक दलों को भी अपने परंपरागत जो चुनाव के तरीके थे वो बदलने पड़े, और उन्होंने नए तरीके इजाद किए हैं और नए तरीके की तरफ बढ़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम युवा मतदाता को प्रभावित करें। तो युवा मतदाता, जैसे मैंने कहा कि वो किन किन फैक्टर हैं या उनकी संख्या क्या है, हमको इस पर बात करनी होगी। खास करके हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की जो 90 सीटें हैं उनमें 57 सीटों पर महिला वोटर ज़्यादा है, जबकि 33 सीटों पर जो पुरुष मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है। तो यदि हम पूरे छत्तीसगढ़ के आंकड़े को देखते हैं
तो पुरुषों की तुलना में 1,09,370 जो है महिला वोटर अधिक हैं। प्रमुख सीटों की बात करें तो पाटन, राजनांदगांव, अंबिकापुर जैसे बड़े जहां से नेता जुड़े हैं जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां महिला वोटरों की संख्या ज़्यादा है। प्रदेश में 80 साल से ज़्यादा की उम्र के 1,86,215 मतदाता हैं। प्रदेश में 80 प्लस और दिव्यांग मतदाता घर बैठे वोटिंग कर सकेंगे और 80 साल से ज़्यादा और दिव्यांग मतदाताओं के लिए वोटिंग के लिए जो है डाक मतपत्र जो है मतदान कर्मचारी उनके घर पे देके आएंगे। इसके लिए 80 से ज़्यादा उम्र वाले 40% से ज़्यादा दिव्यांग उम्मीदवारों को पहले ही आवेदन करना होगा। तो ये तो हुआ कि अभी तक सरकारी लोग डाक मतपत्र का इस्तेमाल कर रहे थे, पर अब पहली बार जो वृद्ध लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, वो भी इसका इस्तेमाल कर लेंगे। छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव के मद्देनज़र ये बेहद महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। हालांकि तमाम राजनीतिक दल युवा और महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन चुनावी राजनीति में उन्हें कितनी भागीदारी मिलती है ये किसी से छिपी नहीं है। यदि हम 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से 13 सीटों में महिलाओं ने जीत हासिल की थी। बाद में हुए उपचुनाव में 3 और महिला विधायक चुन के आई। इस तरह वर्तमान में 16 महिला विधायक प्रदेश की विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रही हैं। मध्य प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 5,60,60,925 है। 2 अगस्त के बाद मतदाता सूची में 24,33,965 मतदाताओं के नाम जोड़े गए, यानी यहाँ भी नए वोटरों की अच्छी खासी संख्या है। यहाँ कुल मतदाताओं में पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। हालांकि 29 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ महिला वोटर भी ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ के अलावा यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें, वहाँ पर जो है शिवराज सिंह की सरकार ने लाडली बहना योजना जैसी महिलाओं को खास करके केंद्रित करके वहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। वो देखना है कि वहाँ महिलाएं किस तरह का रोल प्ले करती हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की 2019 में आई रिपोर्ट के अनुसार देश के अन्य राज्यों की विधानसभाओं में कुल सीटों के मुकाबले छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 14.4% महिला विधायक हैं, जो कि दूसरे राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। हालांकि हरियाणा में अब महिला विधायकों की संख्या घटकर 8 हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में महिलाओं की भागीदारी 14.4% से बढ़ के 17.7% हो गई है। यहाँ ये समझना पड़ेगा कि जो युवा मन है वो अधिकारों के साथ उनका देश के प्रति कर्तव्य है और इसी भाव से उन्हें आगे समाज की जिम्मेदारी कंधे पे लेनी होगी। यही बात राजनीतिक दल बार बार युवाओं को याद भी दिलाते हैं और कहीं ना कहीं उनको दायित्व बोध भी कराते हैं और उनको परिवर्तन का संवाहक भी बताते हैं। देश के जो प्रमुख राजनीतिक दल है वह युवाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात तो कर रही है। इसके लिए पार्टी के भीतर कुछ नियम भी बनाए गए, लेकिन जब चुनावी राजनीति कहें या प्रत्याशी चयन की बात होती है तो कई बार युवाओं पर उस तरह से भरोसा नहीं जताया जाता जैसा जताया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इन दिनों प्रत्याशी चयन की कवायद चल रही है। यहाँ कई युवा नेता टिकट के लिए जोर लगा रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कौन सी पार्टी इन्हें कितना मौका देती है। अब सवाल यह है कि बदलते दौर में आम युवा राजनीति को महंगा शौक मानने लगा है। उनका मानना है कि अपना नाम बनाने से लेकर चुनाव लड़ने तक बहुत महंगा ये पूरा कवायद है, इसलिए वो इससे दूर जाते हैं। युवाओं का ये भी मानना है कि पहले से जमे हुए लोग युवाओं को अपने समर्थक या कार्यकर्ता के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्हें सत्ता की सियासत से दूर ही रखते हैं। सत्ता की मलाई के मामले में परिवारवाद और पूंजीवाद का बोलबाला नजर आता है। वैसे युवा सिर्फ चुनाव लड़कर ही नहीं बल्कि एक जागरूक नागरिक की तरह भी अपनी सशक्त भूमिका निभाकर बदलाव ला सकते हैं। युवाओं को देखना होगा कि कहीं जाति संप्रदाय के नाम पर तो नहीं उनका जो वोट है उसको प्रभावित तो नहीं किया जा रहा है। इसीलिए अगर युवा समाज में राजनीतिक भ्रम को दूर कर सही मुद्दे को समझने में कामयाब रहते हैं तो भी वो समाज में एक बड़ा लोकतांत्रिक योगदान दे सकते हैं। आज सोशल मीडिया के दौर में छोटी बात बहुत दूर तक जाती है। ऐसे में जागरूकता लाने के लिए ये बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है, लेकिन हालात इसके ठीक विपरीत नजर आते हैं। आज बहुत से युवा राजनीतिक दल के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक तरह से डिजिटल एजेंट के रूप में नजर आ रहे हैं। कई बार युवाओं को पता ही नहीं होता कि कब उनका इस्तेमाल हो गया। राजनीतिक दल या पार्टियों के आईटी सेल उनका उपयोग कर लेते हैं और वो ठगे से महसूस करते हैं। प्रजातंत्र में युवा मतदाताओं की भूमिका काफ़ी अहम होती है। जब प्रत्येक मतदाता मतदान केंद्र में जाता है और वहाँ पर अपने अधिकार का उपयोग करता है तो वो ये उम्मीद करता है कि वो एक अच्छे राष्ट्र के लिए वोट दे रहा, अच्छे जनप्रतिनिधि के लिए वोट दे रहा और वो बदलाव करेगा। पर जब बदलाव नहीं होता
तो ठगा सा महसूस करता है। और फिर कई बार इस तरह के नारे भी लगते हैं कि ना गगन बदला है, ना चमन बदला है, ये मुर्दे वही हैं, सिर्फ कफन बदला है। क्योंकि लोगों को लगता है कि यदि कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, जिस परिवर्तन के लिए हमने वोट दिया था वो नहीं हो रहा है, अगर भ्रष्टाचार कम करने वोट दिया था, रोजगार पाने वोट दिया था, समाज में बढ़ती वैमनस्यता को दूर करने वोट दिया था, अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए वोट दिया था, तो जिन कारणों से उसने वोट दिया था यदि वो पूरे नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से एक निराशा का भाव मतदाता के मन में आता है। और हम देख रहे हैं कि कई जगह, कई बार, कई गांव, कई जगह लोग कहते हैं कि हम जो है मतदान का बहिष्कार करेंगे। अभी नोटा का चलन हो गया है तो बहुत लोग अपना नेगेटिव वोट भी डाल के जाते हैं। पर हम समझते हैं कि चुनाव 5 साल में भला ही हो, हमको एक अवसर मिलता है। प्रजातंत्र में ये सबसे बड़ा राइट है कि हम अपने वोटों का इस्तेमाल करें और वोट दें। यदि युवा सोच समझकर विवेक के साथ, किसी के बहकावे में नहीं आकर चीज़ों को देखेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे और फिर वोट देंगे तो निश्चित रूप से चुनाव में वो एक बड़े परिवर्तनकारी की भूमिका निभाएंगे। और जैसा कि हम हमेशा से मानते हैं कि जो युवा है वो बहुत कुछ कर सकता है और उसके करने का साहस भी होता है, बदलाव में वो सबसे अग्रणी होता है। किसी भी तरह का नेतृत्व हम देखें, वो नेतृत्व करने में भी अग्रणी होता है, उसको किसी प्रकार का भय नहीं होता। तो हम देखते हैं कि आने वाले चुनाव में युवा किस तरह का रोल अदा करेगा और जो सत्ताधारी दल हों चाहे विपक्ष हो, वो युवाओं को किस तरह से अपने साथ लेते हैं, ये भी देखना पड़ेगा। उनका एजेंडा जो है वो किस तरह का है जिससे कि जो है युवा उनके साथ जुड़ने के लिए आगे आते हैं। ये सारा कुछ डिपेंड करेगा कि वो दल किस तरह से युवाओं को प्रभावित करता है और युवा की समझ क्या है। कहीं वो किसी के बहकावे में तो नहीं है, प्रोपेगेंडा में तो नहीं है, अपने मूल मुद्दों से तो नहीं भटका है, कहीं उसको सब्ज-बाग तो नहीं दिखाए जा रहे हैं, कहीं उसको जवानी के जोश में उसका दूसरे तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, किसी समुदाय के खिलाफ तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, किसी जाति के खिलाफ तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ भी युवाओं को देखना होगी। तो हम देखते हैं कि आने वाले समय में हमारा युवा किस तरह से जो है वो अपनी भूमिका तलाशता है और किसको सत्ता के सिंहासन पे बिठाता है। नमस्कार।